अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, कल की हुकूमत आज अपोजिशन बनकर अवामी राबता मुहिम शुरू कर चुकी है। कौमी असम्बलियों के इस्तीफे समेत सूबाई असम्बलियों में इस्तीफे पर भी गौर फरमा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्तीफे और अवामी राबता मुहिम इस हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए क्या रेफरेंडम साबित होंगे और क्या वाकई ही पाकिस्तान में नए इंतखाबात ही इस सियासी मंजरनामे के लिए सबके लिए काबिल कबूल हैं। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, साथ साथ बात करेंगे कि तोशा खाना के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासकर इमरान खान के ऊपर बड़े सवालात उठाए गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी वजाहत नहीं दी गई। आज के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब तोशा खाना के हवाले से इमरान खान पर एक बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कुछ तोहफ़ फ़रोख्त किए हैं और उनके पास शवाहिद भी मौजूद हैं, और आज ही साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस पर वजाहत भी दे दी और ये भी फरमा दिया कि क्या हुआ अगर एक तोहफा खरीद कर बाहर बेच भी दिया है तो ये तो उनकी ज़ाती मलकियत है। सवाल ये नहीं है कि खरीदा फरोख्त की गई, सवाल ये है कि ये वजाहत पहले क्यों पेश नहीं की गई। आज इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और काबीना साजी के हवाले से भी, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत और मुत्तहिदा हुकूमत है वो इस वक्त काबीना की तश्कील के हवाले से भी शशो पंज में मुब्तला है, उसकी क्या वजूहात हैं, ये भी पॉइंट उठाएंगे। लेकिन अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं अखौन सादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन किया है इमरान याकूब साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। कुछ ही देर में PMLN के रिप्रेजेंटेटिव भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ इमरान याकूब साहब आपसे करूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक इमरान खान साहब के ऊपर बराह रास्त उनकी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसकी वजाहत भी आई। ये इल्ज़ाम पहले भी लगाया जाता रहा तोशा खाना के हवाले से कि वहाँ पर जो तोहफ़ दिए जाते हैं उनको ज़ाती इस्तेमाल में लाया गया। आप ये समझते हैं कि अब ये वजाहत दी गई है, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, बहुत शुक्रिया। देखिए कि सवाल जो है आपका बड़ा अहम है। इसकी मेरे नज़दीक दो चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात ये कि जो मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया और इस बात का भी दावा किया गया कि उनके पास इस सारे अमल के सबूत मौजूद हैं, और उसके बाद फिर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने जो इसकी वजाहत पेश की, तो उस वजाहत में आप अगर देखें तो उसका एतराफ़ भी है, बल्कि एक तरह से उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात की तस्दीक कर दी है कि वाकई ऐसा हुआ है, और उसकी उन्होंने तोजी ये पेश करने की कोशिश की है कि देखें जी, अगर उन्होंने एक चीज खरीद ली थी और बाहर जाके बेच दी तो इसमें क्या गलत है। मसला ये नहीं है कि चीज खरीद के बेच दी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात में है कि अगर आप एक चीज आपको तोहफे के तौर पे मिली है और तोशाखाना में आप अपने मनपसंद अफसरों से वो चीज 1 रुपए की चीज की कीमत 4 आने लिखवा लेते हैं और फिर 4 आने में खरीद के बाहर जाके आप उसको दोबारा 1 रुपए में बेच देते हैं, तो क्या आप सादिक और अमीन हैं? क्या आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं की, यहाँ के अवाम के साथ ज्यादती नहीं की? लेकिन इमरान याकूब साहब, वो मॉरल ग्राउंड्स जो इमरान खान साहब ने सेट किए थे, आपको नहीं लगता कि ये पहला केस है जो उनके लिए, उनकी किरदार कशी के लिए ऑपोजिशन के पास और इस वक्त की हुकूमत के पास बड़ा मजबूत केस है? देखिए आलिया, ये पहला केस है, लेकिन अभी हमारे जो वाकफा निहाल है वो तो ये कहते हैं कि अभी इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी और सबूतों के साथ आएंगी। अब बात ये है कि पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछले 30 साल से तो सिर्फ इल्जामात की सियासत हो रही है। देखिए इमरान खान साहब ने भी तो 4 साल यही बीन बजाय रखी कि मैं नहीं छोड़ूंगा, एहतसाब होगा, लूटी हुई दौलत वापस आएगी, लेकिन वो खुद चले गए, दौलत नहीं आई। अब मैं ये तवक्को रखूंगा कि अगर मियां शहबाज शरीफ कोई इल्जाम लगाते हैं तो सिर्फ वो इल्जाम ही ना रहे, बल्कि अवाम अब इल्जामात से बढ़ के आगे अमल चाहते हैं। अवाम ये चाहते हैं कि अगर किसी सियासी रहनुमा पे, अगर किसी सरकारी अफसर पे
या अगर किसी हुक्मरान पे कोई इल्जाम लगता है तो उसकी हकीकत भी सामने आ जाए। अब अगर वाकई इनके पास ये सबूत हैं तो इन्हें चाहिए कि कानून में जो सजा बनती है वो सजा दे, करार बाकी सजा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाए। जी राइट, इसी का जवाब ले लेते हैं अखौंज़ादा चट्टान साहब, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और मेरे ख्याल में अगर हुकूमत का एक बड़ा पिलर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ही बुनियाद है बेसिकली ये हुकूमत। तो पीपल्स पार्टी भी इसमें कोई अपना रोल प्ले कर सकती है। अखौंज़ादा चट्टान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये तोशा खाना वाला जो केस है, ये मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उठाया है, सबूत भी हैं, तो सबूत एक तो अवाम के सामने लाए जाएं और अगर एहतसाब करना है तो एहतसाब के लिए अदालत में वो सबूत पेश किए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो केस है ये तो वो कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जरे के बराबर है। इसके बाद जो चीजें आने वाले हैं वो लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि कल का अपोजिशन आज हुकूमत में है, कल का हुकूमत आज अपोजिशन में है, तो ये जो कल अपोजिशन था ये भी एक जिम्मेदार अपोजिशन था। हमने एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पे वहां पे किरदार अदा किया और हुकूमत को जब निकाला है तो आईनी कानूनी तरीके के जरिए उसको निकाला है और इसके लिए आईन से हट के, कानून से हट के कोई रास्ता इख्तियार नहीं किया है। नहीं, लेकिन वो तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तो बारहा और पेशावर के जलसे में भी देख लें और उससे पहले भी साजिशी थ्योरी का जिक्र कर चुके हैं। गो के DGISPR ने इसके ऊपर वजाहत भी दी, लेकिन उन्होंने भी मुदाखलत का कहा कि मुदाखलत की बात हुई है। तो ये अभी तक क्लैरिटी इस बात में भी नहीं आई है कि कहाँ पर बात सही है। मैं आपकी ये पहले वाला सवाल को मुकम्मल करूँ, फिर इस पे भी आता हूँ, 2 सेकंड में उसको मुकम्मल करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो आज हुकूमत में है तो ये एक जिम्मेदार हुकूमत के तौर पे इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। हमारा एहतसाब इस तरह का एहतसाब नहीं होगा कि लोग ये उंगली उठाए कि ये तो इस लोगों के खिलाफ इंतकाम हो रहा है। हम किसी के खिलाफ इंतकाम नहीं करेंगे। हम केसों के जरिए किसी का मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे। हमारा दौर का जो एहतसाब होगा वो आज़ाद एहतसाब होगा और इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। वो इदारे करेंगे, वो हम इस तरह नहीं करेंगे कि बैठ जाए टीवी पे कि कल उसको ये गिरफ्तार होगा और फिर एक हफ्ते बाद वो गिरफ्तार होगा। तो इंशाअल्लाह ताला एहतसाब होगा और बहुत अच्छी तरीके से। चट्टान साहब, एहतसाब का पैमाना है क्या? यही तो हमें आज तक समझ नहीं आई कि इसी एहतसाब के नारे साथ हुकूमतें जाती हुई भी हमने देखी हैं और आती हुई भी देखी हैं, लेकिन एहतसाब हमें नजर नहीं आया। तो आप भी एहतसाब का अगर दावा कर रहे हैं तो वो एहतसाब ना तो इंतकाम होगा और एहतसाब वाकई होगा, ये इंश्योर कौन करवाएगा? इंशाअल्लाह ताला अब आपको एहतसाब नजर आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ जी। आपने वो दूसरा इमरान खान साहब का जो कह दिया, तो बज़ाहिर तो आप देख रहे हैं कि हुकूमत को हमने जिस तरीके से निकाल दिया वो हमने आदम एतमाद लाया। आदम एतमाद हमारा आईनी जमहूरी तरीका है कि अगर आपने पाकिस्तान में एक मुल्क को एक जमहूरी रास्ते से निकालना है तो वो क्या है, हमने वो रास्ता इख्तियार किया। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब ने जो कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुआ है और ये केबल की जिक्र करते हैं, तो ये 3 बातें हैं। एक होता है साजिश, एक होता है मुदाखलत, एक होता है धमकी। साजिश वही है कि आप खुफिया तरीके से कोई प्लान बनाए और फिर इस पे अमल करे और इसके जरिए से किसी हुकूमत को निकाल दे, ये तो हुआ साजिश। मुदाखलत ये हुआ कि जिस तरह हम बयान देते हैं कि किसी मुल्क में आईन और कानून की पासदारी नहीं है, या वहाँ पे सहाफियों पे जुल्म हो रहा है, या वहाँ पे इंसानी हुकूक नहीं दे रहे हैं, तो ये है इस मुल्क में मुदाखलत। और धमकी वही है जो हमारे मुशर्रफ साहब कह रहे थे, जो हमको ये दहशतगर्दी की जंग में धकेल दिया था, तो इसके लिए ये कह रहे थे कि हमें धमकी मिली थी अमेरिका से कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आपके मुल्क को हम पत्थर के जमाने तक पहुंचा देंगे। तो मुदाखलत तो पाकिस्तान ने भी किया है बहुत सारे ममालिकों में, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ममालिक
कि मुदाखलत हो जाता है कि ये आप लोगों को मीडिया के जरिए से बहुत मुदाखलत हुआ है, मिसिंग पर्सन के जरिए से पे बहुत ममालिकों ने हम पे हमारी पॉलिसी में मुदाखलत किया है। हम भी करते हैं, कश्मीर पे हम करते हैं, हम दूसरी चीजों पे करते हैं। ये इमरान खान साहब कौम को एक चीज बताए कि चलो अमेरिका ने हमारी हुकूमत को बनाया, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो वो हमसे चाहते क्या है? कोई मफादात तो अमेरिका का होगा, या आपने अमेरिकन मफादात को ऐसा क्या नुकसान पहुंचाया है? कि मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर इमरान याकूब साहब आप भी इसके ऊपर अपनी राय दीजिए, तज्जिया दीजिए कि आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि हमेशा ही जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है वो एक थ्योरी बनकर रह जाती है, या वो फिर एक इलेक्शन का नारा बन जाता है, जैसे आज इमरान खान साहब कह रहे हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए आखिर वो कौन सा पैमाना है जिस नज़र से हम देखें और इसको हम तोलें परखें? जुडिशल कमीशन है, क्या कोई जुडिशल कमीशन ऐसी इंक्वायरी करके हकीकत आवाम के सामने ला सकता है? देखिए आलिया, ये बुनियादी चीज तो आपको एक समझना होगी कि पाकिस्तान सियासत में खास तौर पे और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सियासत में आम तौर पे यही होता है कि एक पार्टी इल्जाम लगाती है और दूसरी पार्टी जो है उस इल्जाम पे नई नई तरह की इख्तरा निकालना शुरू कर देती है। अब देखें, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आज़म अपोजिशन पे एक इल्जाम लगाया, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका ने साजिश की और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। उसके बाद अपोजिशन ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तीसरा काम ये हुआ कि कल जब ISPR के DG की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि जिस बात का ढंढोरा हुकूमत इमरान खान साहब अपने वजारत उज़्मा के दौर में और उनकी पूरी टीम पीटती थी कि जनाब वो जो कौमी इस्लाम की कमेटी में हमने पेश कर दिया था, आप उसका इलामिया देखें, फलां देखें, फिर मिनट्स की बात हुई, लेकिन वो DG ISPR ने कल आके वाज़े अल्फाज में क्लियर कर दिया कि उसमें साजिश की कोई बात नहीं हुई। अब पहली बात तो ये होगी कि इस बात से हमें वैसे ही कौम को समझना चाहिए कि अगर एक इतने इंतहाई एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज शख्स आके ये ऑफिशियली कहते हैं कि साजिश कोई नहीं हुई, तो लेकिन इमरान साहब जो मुदाखलत की बात है ना, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई है, मुदाखलत और ये साजिश में कितना फर्क है? आलिया, अगर मुझे मौका देंगी तो मैं आपको बताती हूँ। जी, गुजारिश ये है कि अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि साजिश तो नहीं हुई, मुदाखलत पे आ जाते हैं। अब मुदाखलत किस तरह की हुई? क्या मुदाखलत ये होगी कि उन्होंने अपोजिशन को पैसे दिए? क्या मुदाखलत ये हुई कि उन्होंने अपोजिशन को सपोर्ट किया? क्या मुदाखलत ये होगी कि उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए इत्तेहादियों को पैसे दिए? तो ये बड़ी बात वाज़ेह है। मैं समझता हूँ ये हर जी शऊर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इस पे एक फिलफोर जुडिशल कमीशन बना दें। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज्जत माब जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक खत लिखे और उनसे कहें कि जनाब आप एक जुडिशल कमीशन तश्कील दें जिसमें ये बात वाज़ेह हो जाए। क्योंकि अब वो जो मामला है ना इमरान खान साहब का मामला ये है कि वो अपनी इस बयानी को उनका ये इलेक्शन का आइंदा इलेक्शन का बयान जी एग्जैक्टली वो इस बयानी वो इसको हक को बात लेकिन सिंपैथी जाहिर है कि इसमें सिंपैथी भी है, वो मजलूम भी बन रहे हैं कि उनकी हुकूमत को घर भेजा गया, वो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को बेचने की जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो हमेशा से ये रहा है कि गो अमेरिका गो से लेकर आज तक अमेरिका मुखालिफ बयानी है। वीजा लेने के लिए पासपोर्ट लेने के लिए लाइनें देखे लगी होती हैं, लेकिन जब अमेरिका बयानियां हम देखते हैं तो अमेरिका मुखालिफ बयानियां हमारे सामने ऐसे ही होता है कि हर कोई इसको बेच रहा होता है अपनी अपनी सियासत के लिए। राइट, यहाँ पे ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या ये हुकूमत और ये असेंबलियां 5 साल की मुद्दत पूरी कर सकती हैं, क्योंकि कौमी असेंबली में जो ऑपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस्तीफे दे चुकी है। तो क्या ये कौमी असेंबली की असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर सकती हैं या नहीं, और असेंबलियों के हवाले से और काबीना की तश्कील के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंची।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। तोशा खाना के हवाले से जो हकायक सामने आए हैं और जिसका इत्तराफ भी इस वक्त सामने आ चुका है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि क्या इस वक्त अवामी रेफरेंडम जो है वो हुकूमत के लिए टफ टाइम साबित हो सकता है, और कौमी असम्बलियों से PTI के इस्तीफे क्या ये असम्बलियों की मुद्दत से पहले ही ख़त्म हो सकती हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, तोशा खाना के हवाले से साबका हुकूमत, आपकी हुकूमत खामोश रही, इस पर बारहा सवाल किए जाते रहे, लेकिन जवाब नहीं आया। आज जब इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म ने ये इल्ज़ाम लगाया कि तोशा खाना से तोहफ़ लिए गए और उनको बेचा गया इमरान खान साहब ने, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये क्या एक्सेप्टेंस है? इल्ज़ाम को एक्सेप्ट किया है? हकीकत क्या है? इल्ज़ाम है क्या? जी, इल्ज़ाम क्या है? मतलब जी, बताइए। तोशा खाना से जो सरकारी तोहफ़ मिलते हैं उनको आप इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खरीदा और खरीद कर उन्होंने बेच दिया। तो ये पहले वजाहत क्यों नहीं आई? चलें ये बता दें कि ये वजाहत पहले भी ये सवाल उठाया जाता रहा, लेकिन आपकी जानिब से कोई वजाहत नहीं आई कि ये इमरान खान साहब ने खरीद चुके हैं, ये भी नहीं बताया गया। पहली बात तो ये है कि जो भी तोशा खाना से रिकॉर्ड आप लेंगे वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है और सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा अदालत के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। तो मतलब इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं, ये इल्जाम क्या है। तो जब वो समझा लेंगे और वो उनको लगता है कि वो गैर कानूनी काम है तो उनको चाहिए कि वो मूव करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले ठीक है, ये एक इल्जाम है उन्होंने लगाया, बिल्कुल इल्जाम है। इसके ऊपर क्या लगाया? मैं दोबारा आपसे मैं तो समझना चाह रहा हूँ कि इल्जाम है क्या। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल समझ लें, इल्जाम समझ नहीं आया तो चलें कोई बात नहीं, आपको हम सवाल मैं दोबारा से समझा देती हूँ। मेरा सवाल ये है कि तोशा खाना के हवाले से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये इल्ज़ाम था कि वो तोहफ़ जो हैं उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिए और उनको बेचा। ये पहले से इल्ज़ाम था जब आप हुकूमत में थे। उस वक्त ये वजाहत क्यों नहीं दी गई? जब इस वक्त शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया तो आपने वजाहत दे दी। नहीं, पहली बात तो यह है कि यही चीज उधर जो कोर्ट केस है उसमें भी यही चीज है, वो शायद आपने जवाब नहीं पढ़ा हुआ। उसमें बड़ी सिंपल बात है कि जो तोशा खाना का लॉ है वो ये है कि अगर किसी को तोहफा मिलेगा तो उसके बाद वो तोहफा जो है वो उनको ऑफर किया जाता है खरीदने के लिए। उसका रूल्स है कि किस रूल्स के तहत को खरीद सकता है, उस रूल्स के तहत आप खरीद सकते हैं। तो वो उस रूल के तहत अगर उन्होंने को खरीदा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर को PM ने खरीदा है तो उन्हीं रूल्स के तहत खरीदा होगा वो। तो जी ठीक है, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं। और फवाद चौधरी साहब, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब पहले तक तो ये समझ में आ रहा था कि अमेरिका की जानिब से साजिश हुई और PTI की हुकूमत और इमरान खान साहब की हुकूमत रुखसत हुई, लेकिन जब कल से DGISPR का बयान सामने आ चुका है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ चुकी है, तो उसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं है, मुदाखलत है। अब ये समझा दीजिए कि मुदाखलत और साजिश मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब भी आप साजिशी थ्योरी को मानते हैं कि हुई है? नहीं, मतलब साजिश और मुदाखलत में क्या फर्क? जी, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कभी भी आप समझते हैं कि साजिशी थ्योरी अभी तक भी स्टिल जो है वो उसको जस्टिफाई है आपका बयानिया? जाहिर है, वो तो उन्होंने कंफर्म कर दिया ना DGISPR ने कंफर्म कर दिया कि लेटर है। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारे अंदरूनी अमूर में मुदाखलत हुई। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इंतहाई नामुनासिब ज़बान जो है वो इस्तेमाल की गई। तो जो हम कह रहे थे वो तो DGISPR ने कल कंफर्म कर दिया। नहीं, और उसके उन्होंने ये कहा कि कहीं कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज वो कहते हैं यूज ही नहीं हुआ। तो वो इमरान खान ने भी नहीं कहा कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज यूज हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन में। हमने कब कहा कि कॉन्स्पिरेसी का वर्ड यूज हुआ? अच्छा ठीक है, आप भी समझते हैं कि सिर्फ मुदाखलत हुई, इस पे बहस हो सकती है? सिर्फ मुदाखलत क्या मुदाखलत हो सकती है? तो बाहर का मुल्क आपको मुदाखलत कर सकता है कि आपकी यहाँ ये हुकूमत होगी और ये नहीं होगी? इसको जस्टिफाई कर रहे हैं हम। जी ठीक है, तो अभी तक आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि अभी तक आगे जाहिर है? तो कोई हुकूमत से हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हमारा जुडिशरी से मुतालबा है। आप जो जुडिशल कमीशन रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, तो अगर हुकूमत करेगी तो आपको उसको फिर मानना भी तो पड़ेगा। नहीं, हुकूमत नहीं, वो तो जुडिशरी ने कर रहा है ना। हम तो चीफ जस्टिस को ओरिजिनल जो
मुरासला है वो भी दे चुके हैं, उनको उस एक्सटेंट का भी जो है वो बता चुके हैं, और हम समझते हैं कि जुडिशरी को इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। राइट। अब आप बात कर लेते हैं, कौमी असेंबली से इस्तीफे आ चुके हैं, अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास भी जा चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद जो 123 अरकान है या जितने भी आपके नंबर हैं जो इस्तीफे दिए गए हैं जिनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है 125, तो क्या वो सारे लोग बाद में जब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे वो बैकआउट हो जाएंगे, वो कहेंगे कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे, हम तो असेंबलियों में बैठेंगे? इलेक्शन कमीशन के सामने तो पेश होना ही नहीं होता जी। उन्होंने स्पीकर को अपने रिटर्न जो है वो देने होते हैं, और सबने खड़े होके उस दिन जो है वो अपने इस्तीफे पेश किए हैं। और ये तो इमरान खान की एक आप समझिए कि एक इस वक्त पॉपुलैरिटी को एक खराज तहसीन है जो हमारी पार्टी के MNA ने दिया है, वरना बड़ा मुश्किल होता है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन के लिए इस्तीफे देना, लेकिन उन्होंने ये दिया और एक भरपूर तरीके से इमरान खान की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया। और इंशाअल्लाह ताला अब हम जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और जनरल इलेक्शन इस मुल्क में होंगे 8 हफ्तों के अरसे में। अच्छा, आप अगर कौमी असेंबली से इस्तीफे आए हैं तो फिर सूबाई असेंबली और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, तो वहाँ पर भी ये एक बार में ही अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं, इस मौजूदा जो नौ मुंतखब हुकूमत है उसको आप घर भेजना चाहते हैं और जल्द इलेक्शन चाहते हैं, तो एक फौरी तौर पर ये तमाम इक़दामात क्यों नहीं किए जा रहे? असेंबलियों से, तमाम असेंबलियों से बाहर क्यों नहीं आया जा रहा? पहली बात तो यह है कि ये नौ मुंतखब नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, और जो हमने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम उस प्रोसेस को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते। अब जो हमारा मामला है आपका इनका प्रोविंशियल असेंबलीज का, वो भी एक हिकमत अमली के तहत और सियासी हिकमत अमली के तहत वहाँ से भी हम रिजाइन करेंगे, ताकि हम एक कौमी हुकूमत और कौमी इलेक्शन की तरफ हम बढ़ें। नहीं, अगर आप रिजाइन कर देते हैं और ये बाई इलेक्शन की तरफ ये इस वक्त की हुकूमत चली जाती है तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर बाई इलेक्शन में भी उनकी सीट हो गई तो बल्कि उनके पास मेजॉरिटी आ गई तो वो तो फिर आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी। अगर आधे पाकिस्तान में बाई इलेक्शन वो करा सकते हैं तो करा लें। अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अदालत ने कह दिया कि 30 रोज में फैसला सुनाया जाए, और ये बात अब जेर बहस है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर फैसला आ जाता है तो उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है और इमरान खान को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकता है कि उनके ऊपर भी हों। आप लोगों ने इसके ऊपर कोई अपना लाहे अमल तय किया है? ये बातें सिर्फ वो लोग पढ़ रहे हैं जिन्होंने केस ही नहीं पढ़ा हुआ, जिनको पता ही नहीं है कि लॉ क्या है। कोई ऐसी बात नहीं है। PTI तो चाहती है, हम तो सबसे पहले प्रोपोनेंट हैं जो कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केसेस फैसले होने चाहिए। सिर्फ हमारा मुतालबा इतना है कि PTI के साथ पीपल्स पार्टी और PMLN की फंडिंग का मुकदमा जो है उसको भी इकट्ठा सुना जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कौन सी जमात कैसे फंड कर रही है, क्या हो रहा है। और TLP और जमीयत के केसेस भी खुलने चाहिए। तो ये जो सारे पार्टीज हैं इनके केसेस खुलने चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि हम तो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइज्ड फंडिंग करती है, और आम आदमी जो है वो हमें जो है वो पैसे डालता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सिवाय PTI के बाकी तो किसी पार्टी का कोई फंडिंग का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये केसेस का फैसला जो है वो हो, लेकिन होना ये चाहिए कि सब पार्टीज का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए, अपने के लिए कि ये तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ और राय है। चटान साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। देखें, एक एक करके PTI तो काउंटर कर रही है, वो तो समझती है कि वो बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं और उनकी डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। वो ये समझती है कि जुडिशरी कुछ कर सकती है कॉन्स्पिरेसी के हवाले से तो वही कुछ कर सकती है, मुदाखलत भी हुई है तो वो उसको समझते हैं कि वो भी सही नहीं है। फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, इस्तीफ़ों के हवाले से सब कुछ क्लियर है कि वो इस वक्त इलेक्शन को ही देख रहे हैं। तो क्या चटान साहब पीपल्स पार्टी ने भी ये कैलकुलेशन कर ली है कि नए इंतखाबात ही इस वक्त होने हैं? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि नए इंतखाबात हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके लिए पहले से कोई इंतखाबी इस्लाहात हो, ताकि कल को ये नहीं कहे कि धांधली हुई है या मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता हूँ। तो वो सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो हमारे 4 सूबों का और मरकज़ का जिस तरह के हमारे इलेक्शन है वो सारे एक साथ हों। अब ये नई हुकूमत का मर्जी है, इनके पास टाइम है, जो 5 साल के बाकी है
वो इतना टाइम इस हुकूमत के साथ है कि वो कब करना चाहते हैं। और पहले भी ये लोग सड़कों पे निकले थे और इन लोगों को पता है कि सड़कों से हुकूमतें नहीं गिरते हैं, सड़कों से इलेक्शन ही नहीं होते हैं। अगर होते तो पहले बार ये लोग करते। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं चांद साहब, एक तो बड़ा वैलिड सवाल भी है ना फवाद साहब ने जो भी किया, वो ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अरकान असेंबली इस्तीफे देते हैं तो क्या बाई इलेक्शन करवाना क्या जस्टिफाई होगा हुकूमत के लिए इस वक्त? आइन में बिल्कुल ये नहीं लिखा है कि कितने लोग इस्तीफा देंगे तो फिर नया इलेक्शन होगा। आइन में ये है कि 172 वोट आपके पास है तो आपका हुकूमत नहीं गिर सकता है, और 80 मेंबरान आपकी कौमी असेंबली के अंदर मौजूद है तो आपका इजलास हो सकता है, आपकी कानून साजी हो सकती है। कौमी असेंबली के इजलास के लिए 80 लोगों की जरूरत है, हुकूमत के लिए 172 लोगों की जरूरत है। आपने 2 सवाल नहीं पूछे फवाद भाई से, मैं पूछना चाहता था लेकिन शायद मेरा आवाज आप तक नहीं पहुंच रहा था। आप फवाद चौधरी से ये पूछते, हमारे अपोजिशन का इनसे सवाल ये है कि जिन दिनों में आप लोगों से हमने पूछा कि हमें इत्तला है कि आप लोगों ने कुछ चीजें बेचे हैं, तो आप लोगों ने कहा कि नहीं इसका हम वजाहत नहीं कर सकता है, फिर लोग नाराज हो जाएंगे, इसमें बाहर के मुमालिक इन्वॉल्व है, इसमें हमारी इस्लामी बिरादर मुमालिक इन्वॉल्व है, वो उसको अपना इंसल्ट समझेंगे। ये लोग मानने को तैयार नहीं था। अब हम इनसे जब ये मान गए तो हम इनसे 3 सवाल सीधी सादी सवाल पूछते हैं। नंबर 1 सवाल ये कि वो चीज आपने खरीदा कितने पे और आपने बेचा कितने पे, हमें ये बताए। और दूसरा हमें ये बताए कि इमरान खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम मा सिवाय तनख्वाह का और इसका सोर्स ऑफ इनकम का कोई जराए नहीं है, न जमीन में है न आसमान में है, न खिला में है, न मुल्क के अंदर है, न मुल्क के बाहर है। हमें ये बताए कि ये चीजें उन्होंने खरीदने के लिए सरमाया कहाँ से लाया, किसने सरमाया दिया और कैसे इन लोगों ने ये चीजें खरीद लिए। बहरहाल ये हमारे पूछने के सवाल नहीं है, ये इदारों के पूछने के सवाल है। मैंने आपको पहली बार कह दिया कि ये कोई पीटीआई का हुकूमत नहीं है कि ये एहतिसाब के नाम पे इन लोगों के साथ इंतकाम करेगा। जहां तक इनके नैरेटिव का है तो ये नैरेटिव नहीं है जी, ठीक है। लेकिन चिटान साहब, क्या आप ये देख रहे हैं कि असेंबलियां में फर्क होता है? पीपल्स पार्टी भी पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या उससे पहले भी इलेक्शन की तरफ जाना होगा? एक बहरान तो होगा सियासी तौर पर जब पीटीआई असेंबलियों से बाहर आ जाएगी और जब वो सड़कों पर होगी, और हो सकता है कि ईद के बाद कोई लॉन्ग मार्च भी मुतवक्के हो, तो ऐसी सूरत में असेंबलियां मुद्दत तो नहीं पूरी करती दिखाई देती। तो क्या पीपल्स पार्टी इससे पहले इलेक्शन के लिए तैयार है? देखिए जी, हमारे और किसी और के तैयार होने के नहीं, इससे पहले इलेक्शन कमीशन जिसने ये इलेक्शन करवाना है वो तैयार नहीं है। वो जब तक सेंसस नहीं होंगे, जब तक नई हल्का बंदियां नहीं होंगे, वो करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे पूछा था, उन्होंने 18 खतूत दिखाए कि ये 18 खतूत हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखे हैं कि हमने इलेक्शन करवाने के लिए ये चीजें जरूरी है, लेकिन इन लोगों ने हमें इजाजत नहीं दिया, हमें वो वसाइल फराहम नहीं की जिससे हम इलेक्शन के लिए तैयारी करें। तो सबसे पहले बात तो ये कि 8-9 महीने तक तो इलेक्शन कमीशन इस चीज के लिए तैयार नहीं है। हम पीपल्स पार्टी तो कल भी तैयार है इलेक्शन के लिए, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि जो इंतखाबी इस्लाहात है जो इंतहाई जरूरी है कि वो हम करके और इसके बाद जाके और इस मुल्क में एक सियासी आहंगी पैदा करे और सियासी इस्तेहकाम लाए और फिर इसके बाद हम जाके और इंतखाबात की तरफ जी, ठीक है। इस वक्त की जाहिर है कि मेजर ऑपोजिशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके साथ आप भी बैठने को तैयार नहीं है, वो भी आप लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि फिर आहंगी तो नहीं हो सकती। हम तो बैठने के लिए तैयार है, हम तो बैठने का जगह कौन सा है? असेंबली है ना। हमने तो उसको हुकूमत से निकाल दिया था, ये तो अपोजिशन से भी भागना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि जरदारी साहब ने भी असेंबली फ्लोर पे कहा है कि वो सिर्फ एक शख्स के अलावा तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार है। में बैठ जाए, हमारे साथ असेंबली में बैठ जाए, हमारे साथ बातचीत करे। हम तो एक जिम्मेदार हुकूमत है, इसकी तरह तो नहीं है कि किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी के साथ बैठेंगे नहीं। हम हर एक के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन बैठने के लिए जगह है ना, बैठने के लिए हमारे कानूनी इदारे हैं, हमारा इमरान याकूब साहब, के लिए हमारा आपकी जानिब ये सवाल लेकर आऊंगी, क्या असेंबलियां इस हालात में, इस माहौल में आप समझते हैं कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी?
आलिया, आपको ना थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, आपने उनसे जितने सवालात किए, क्या उन्होंने किसी का भी कोई सही जवाब दिया? उन्होंने वो तो सुना हुआ ना आपने कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो पीटीआई का इस वक्त जो मामला है वो इसी तरह का है कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें ना कोई बात समझाई जाए, ना कोई बात पूछी जाए, सिर्फ और सिर्फ जो वो बयानियां बना रहे हैं सिर्फ उस बयानिए पे रह जाए और उनकी कही हुई बात को सही माना जाए। इस तरह से मामला चलते नहीं। जो मामला हैं, जमहूरियत का हुस्न होता है इख्तिलाफ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप इख्तिलाफ को उस सतह पे ले जाए, इतनी पोलराइजेशन कर दें सोसाइटी में कि लोग एक दूसरे के को मर्द में मारने के लिए तैयार हो जाए। राइट, जैसे इमरान याकूब साहब, आपने भी बात सुनी, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फैसला अब अदालत ने कह दिया 30 रोज में आएगा और इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि अगर ये फैसला आ गया तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, इमरान खान को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी उनके ऊपर भी हो सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इन हालात में फैसला क्या हो सकता है? ये तो काफ़ी क्लियर है कि फॉरेन फंडिंग तो हुई है और अब तो ये भी कहा गया है कि अगर फॉरेन फंडिंग किसी फॉरेन नेशनल भी हुई है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखें, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये फैसला क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन मैं ये दुआ जरूर कर सकता हूँ कि फैसला जो भी हो मेरिट पे हो। देखिए, अदालत ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट पे फैसला करना है। उन्हें जो सबूत मिले हैं वो उसकी बिना पे फैसला करेंगे, लेकिन वंस फॉर एवर एक चीज तय जरूर होनी चाहिए। और फवाद चौधरी साहब की ये बात ठीक थी कि अगर पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का केस है, इसका जरूर फैसला करें, लेकिन इसके साथ ही दूसरी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके भी अगर फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं तो उनको भी निपटाया जाए, उनके भी फैसले किए जाए, क्योंकि कानून की नजर में तो सब बराबर होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि पीटीआई जो है इस वक्त वो इस सूरत हाल में है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये असम्बलियां भी टूट जाएं, ये असम्बलियां खत्म हो जाएं, बात इलेक्शन पे आ जाए, वो जो अपना हक को बातिल का बयानिया लेके निकले हैं उसकी बिना पे इलेक्शन में वो वोट लेने में कामयाब हो सके। जबकि मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश होगी कि वो किसी तौर पर अवाम को कुछ रिलीफ दे दें। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ अगर आप देखें तो उनकी पहले दिन से ये कोशिश है कि वो चीजों को हल करने की तरफ जाएं, और वो जैसे कि शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थे पंजाब में, अब उन्होंने पाकिस्तान स्पीड का नारा दिया और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान स्पीड जो है उसके लिहाज से मुल्की मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि वो ये 1.5 साल पूरा कर सकते हैं, बल्कि अगले इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर वो महंगाई पे काबू ना पा सके, बिजली और पेट्रोल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही और अवाम के मसाइल इसी तरह रहे, तो फिर शायद उनकी हुकूमत जो है उसको भी खतरा हो और आइंदा इलेक्शन में भी इनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़े। राइट, इसी के ऊपर बात करते हैं अब कैबिनेट के हवाले से। कैबिनेट की तश्कील में देख रहे हैं कि उसमें ताखीर की जा रही है, उसकी वजूहात क्या है? चटान साहब, क्या वजह है? ये कहा जा रहा है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में है क्योंकि इस वक्त वजारतें लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है कि मुतालबात किए जा रहे हैं ये वजारत दी जाए। तो क्या है, मुश्किल में क्यों डाला हुआ है आपने, जिनको आपने फ्रंट पे किया है? देखिए जी, बिल्कुल इस हुकूमत में वजारतों का मसला नहीं है। हमारा जो इत्तेहाद हुआ है वो पाकिस्तान को इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए, पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए, पाकिस्तान जो दुनिया में तनहा हो चुका है इसकी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए ये इत्तेहाद हमने किया है। हमें पता है कि आइंदा भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं, हमने पहले भी लड़े हैं, हमारा एक माजी भी है जो बहुत तल्ख माजी है, लेकिन हम इस मुल्क के लिए मुतहिद हुई है। अब ताखिर का वजह यह है कि राइट पीपल राइट जॉब लोगों को मिले। बाकी पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वजारतों का इख्तियार आपका है, आप जिसको चाहे वजीर बनाए, जिसको नहीं चाहे नहीं बनाए। बिलावल साहब और जरदारी साहब ने वजीर आजम साहब को कहा है कि भाई आप इस मुल्क का वजीर आजम है, ये जो वजीर बनेंगे चाहे पीपल्स पार्टी से बनेंगे चाहे जिस पार्टी से भी बनेंगे, इसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट आपका होगा। आपका मर्जी है, आप जिसको समझते हैं कि ये बंदा यहाँ पे ताखीर क्यों हो रही है, कैसे अपना काम अदा कर सकते हैं वो ताखीर क्यों हो रही है? इंशाअल्लाह ताला
ताखीर सिर्फ ये है कि राइट पीपल राइट जॉब की तरीके से कैबिनेट बने। सिर्फ ये नहीं कि लोगों को वजारतें मिले, लोगों को झंडे मिले, लोगों को प्रोटोकॉल मिले। जिसको वजारत मिले वो अपने वजारत में डिलीवर भी करे और नजर भी आए। सिर्फ खाली खोली बातें नहीं हो फवाद चौधरी जैसे कि उन्होंने जो वादे किए थे और फिर खाली खोली बातें करते थे। जाहिर है कि इस वक्त लोगों को नजर आए कि ये मुत्तहिदा हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया। इस वक्त ये जो इत्तेहाद है हुकूमती, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है और तमाम ये इत्तेहाद का हिस्सा जमातें वो ये चाहेंगी कि यहाँ पे उनको हिस्सा भी मिले और उसका बेनिफिशरी वो अगले इलेक्शन को भी समझें और अगले इलेक्शन को भी बनाएं। तो उसी को लेकर कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा और उनका बयानिया इससे टोटली मुख्तलिफ है। देखना यह है कि आखिर सियासी मंजरनामे में सबसे अव्वलीन जो पोजीशन है वो कौन हासिल करता है। और एक अव्वलीन पोजीशन जो है वो कल पंजाब में मार्का भी है और वो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। देखते हैं कि वहाँ पे वो मार्का कौन सर करता है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इमरान याकूब साहब आपका भी शुक्रिया, अखौन सादा चटान साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।